हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट नोट्स ऑन फार्माकोलॉजिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 12 तक होने वाला है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 12 तक जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में होंगे सारे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट में, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है, ड्रग क्या होता है, सोर्स क्या हो सकते हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजी क्या हो सकती है, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं ताकि रिवीजन के लिए अच्छा रहे। और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं तो एग्जाम के लिए आपको अच्छा रहेगा। आप इसको पढ़ के गए या फिर आपको एक एक दो भी डाउट है वो आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फार्माकोलॉजी की। तो द साइंस दैट डील्स विद द ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या होती है, एक साइंस होती है जिसमें क्या स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में और इसका जो इंटरेक्शन होता है हमारी लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर वो क्या होता है। ठीक है, मेनली फार्माकोलॉजी का मतलब यही होता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब ड्रग्स क्या होता है, तो ड्रग्स एनी सब्सटेंस यूज टू डायग्नोस, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट डिसीज। ठीक है, ड्रग एक सब्सटेंस होता है जिसमें क्या करते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं किसी भी चीज को, फिर उससे प्रिवेंट कराते हैं और उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं डिसीज के। तो वो ड्रग्स का काम होता है। देन इसका सोर्स है। सोर्स भी यहाँ चार टाइप्स के हो गए, नेचुरल, सिस्टमेटिक, सेमी सिंथेटिक और बायो बायो टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल फोर्थ। तो सबसे पहले नेचुरल देख लेते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या है, तो नेचुरल हो गया प्लांट्स। तो प्लांट्स का एग्जांपल होता है मॉर्फिन। देन सेकंड होता है एनिमल्स। तो एनिमल का एग्जाम हो गया इंसुलिन। थर्ड हो गया मिनरल्स, तो एग्जाम्पल हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तीन जो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस के अंदर आते हैं, सोर्सेस के अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं सिंथेटिक्स। तो केमिकली मेड एग्जांपल पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल होता है जो टेबलेट्स होती है वो केमिकल मेड होती है, मतलब केमिकल से मिलके बनी होती है। देन सेमी सिंथेटिक मतलब होता है आधा नेचुरल और आधा केमिकल। तो मॉडिफाई नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, नेचुरल ड्रग को मॉडिफाई करके एग्जांपल में एमोक्सिलिन आ गया, जो कि वो होता है हमारा एमोक्सिलिन ड्रग, एंटीबायोटिक होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजिकल के अंदर आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस। ठीक है, एग्जांपल इंसुलिन एनालॉग्स। ठीक है, इंसुलिन कैसे बनती है, डीएनए से। किसी के भी डीएनए लाइक ह्यूमन डीएनए हो गया, एनिमल डीएनए हो गया। ठीक है, तो उसके डीएनए से इंसुलिन बनता है और इंसुलिन आपको पता ही होगा काय के लिए यूज होता है, जो हमारा शुगर होता है ना उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। देन थर्ड टॉपिक है हमारा कॉमन टर्मिनोलॉजी। तो कॉमन टर्मिनोलॉजी में देख लेते हैं। पोटेंसी हो गया, डोज रिक्वायर फॉर अ स्पेसिफिक इफेक्ट। ठीक है, किसी भी इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट या किसी भी स्पेसिफिक डिसीज के लिए जो भी डोज रिक्वायरमेंट होता है उसको पोटेंसी बोलते हैं। देन इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी मतलब मैक्सिमम इफेक्ट्स अ ड्रग कैन प्रोड्यूस। ठीक है, ड्रग्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम कितना हो रहा है, वो इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। थर्ड हो गया एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब होता है एक्टिवेट एक्टिव्स आ रिसेप्टर। किसी भी रिसेप्टर्स के लिए एक्टिवेट जो भी होता है हमारी बॉडी के रिसेप्टर के अंदर, वो एगोनिस्ट के अंदर आ जाता है। देन फोर्थ होता है एंटागनिस्ट, ब्लॉक्स आर रिसेप्टर। ठीक है, किसी भी रिसेप्टर्स हो गया, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम के अंदर कोई सा भी H1 रिसेप्टर देख लो या कोई सा भी रिसेप्टर देख लो, तो उसको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है उसको एंटागनिस्ट बोलते हैं, जो कि टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है। देन थर्ड लास्ट हो गया हाफ लाइफ, जिसको टी हाफ बोलते हैं, जिसमें टाइम टेकन अ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस बाय हाफ। ठीक है, हमारी किसी भी जो से कोई सी भी डिसीज होती है उसको हाफ करने के लिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो होता है उससे रिड्यूस हो जाता है, तो वो कॉमन टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है। देन टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम अफेक्टेड। ये तीन टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स का क्लासिफिकेशन है ड्रग का। तो बेस्ड ऑन एक्शन के अंदर एनाल्जेसिक्स आ गया, एंटीबायोटिक्स आ गया और एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक किसी भी पेन किलर के लिए दिया जाता है, एंटीबायोटिक किसी भी चोट या किसी घाव को सुखाने के लिए दिया जाएगा, और एंटीपायरेटिक जो भी फीवर के लिए होता है। पायरेटिक या पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर। तो फीवर के अगेंस्ट में जो काम करेगा वो उसको एंटीपायरेटिक बोलेंगे। किसी भी वुंड या किसी भी देन थर्ड हो जाता है एनाल्जेसिक, जो कि फीवर या फिर पेन किलर में यूज होता है। देन सेकंड होता है केमिकल स्ट्रक्चर से, स्टेरॉइड्स हो गया और एल्कोलॉइड्स। ये दो टाइप्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं।
देन थर्ड, बॉडी सिस्टम अफेक्टेड, जैसे कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, ठीक है, जिसको भी अफेक्ट करते हैं उसको मिलके बने होते हैं। कार्डियोवास्कुलर के लिए कार्डियोवास्कुलर जो होता है उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स बने होते हैं ना, उसको उस टाइप्स के अंदर आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी के अंदर जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया, या फिर रेस्पिरेट ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्टर हो गया, अस्थमा के लिए एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स जो आते हैं वो सारे टाइप्स में आ जाते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। देन फार्माकोडायनेमिक्स देख लेते हैं और फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं, ठीक है। आप इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है ना, उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ड्रग क्या इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो, जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है ड्रग का, ठीक है। ये होता है फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स ये होता है कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, ठीक है। पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब ये होता है कि हम अगर कोई सा भी ड्रग खा रहे हैं तो बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है। जैसे मैंने कोई सा भी ड्रग खाया, तो सबसे पहले वो ड्रग हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में, पहले सबसे पहले हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद फिर वहाँ पे उसका ब्रेकडाउन होगा। हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, साथ ही साथ जो लीवर है, वहाँ से सिक्रीट होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा। फिर वहाँ से हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर हमारा जो भी लीवर होगा वो काम करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती है। लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है। देन फार्माकोडायनेमिक्स का एक्शन देख लेते हैं। तो थेराप्यूटिक के अंदर आता है डिजायर्ड इफेक्ट, एग्जाम्पल पेन पेन रिलीफ, ठीक है। और एडवर्स के अंदर आ जाता है अनवांटेड इफेक्ट्स, एग्जाम्पल नोजिया एंड टॉक्सिक। टॉक्सिक भी हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट्स एट हाई डोज, एग्जाम्पल लीवर डैमेज। अगर आपने हाई डोज ले लिया किसी भी ड्रग का तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये फार्माकोडायनेमिक्स हो गया। देन फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है उस ड्रग्स का जो हमने खाया है, हमारी बॉडी कैसे मेटाबॉलिज्म कर रही है। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होगा, किस वे में होगा, हमारे यूरिन से पास आउट होगा या फिर हमारे स्टूल में चले जाएगा, कैसे होगा, वो सब कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो हम कोई सा भी ड्रग खाएंगे तो एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। कोई सा भी ड्रग खाएंगे तो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक हमारा ब्रेक डाउन करेगा और इंटेस्टाइन के द्वारा हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड थ्रो टिश्यू एंड फ्लूइड, ठीक है। हमारा जो टिश्यू होता है, सेल होती है, और जो फ्लूइड होता है वो स्प्रेड कर देगा पूरी ऑल ओवर बॉडी में। फ्लूइड कौन सा, या तो ब्लड हो सकता है, या हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड आता है वो हो सकता है। ये सारी जो चीजें होती है ना, वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, केमिकल चेंजेस मेनली इन लीवर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हमेशा लीवर ही करेगा ड्रग का, ठीक है। क्योंकि जो लीवर होता है उसके पास ऐसा केमिकल होता है कि वो जो ड्रग होता है उसको ब्रेक डाउन करके पूरा मतलब मेटाबॉलिज्म कर देता है। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होगा, रिमूवल मेनली वाया किडनी, किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन हो जाएगा ड्रग का। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। देन रूट एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओरल ड्रग आ जाता है, कन्वेंटिएट बट स्लोवर, ठीक है। कन्वेंटिएट होता है लेकिन स्लो वर्क करता है हमारे, अगर ओरल हमने माउथ से कुछ भी ड्रग खाया है तो। देन इंजेक्टेबल, आईवी, आईएम और एससी। एससी मतलब सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो आईवी जो ड्रग होता है वो इंट्रावीनस लगता है इंजेक्शन, आईएम जो होता है इंट्रामस्कुलर लगता है, और सबक्यूटेनियस जो होता है वो एससी जो होता है वो सबक्यूटेनियस लगता है। तो फास्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, वेन में लगा सकते हैं आईवी के द्वारा, आईएम के थ्रू हमारे जो मसल्स होते हैं, डेल्टोइड मसल हो गई, ठीक है, बटक्स जो हो गया वहां पे लगा सकते हैं। और डायरेक्ट वही सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। जो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है ना, वो हमारी स्किन के थर्ड लेयर में लगता है, ठीक है। स्किन की कौन कौन सी लेयर होती है, इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, उसको सबक्यूटेनियस भी बोलते हैं, तो वहां पे लगता है। देन टॉपिकल रीजन भी होता है, जैसे लोकल एक्शन हो गया उसका, हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको टॉपिकल रूट बोलते हैं। देन इनहेलेशन हो गया एक, फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज, कोई सी भी रेस्पिरेटरी ड्रग हो गया या कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज होती है ना, तो उसके लिए यूज होता है इनहेलेशन वाला। प्रिंसिपल क्या हो गया, राइट ड्रग डोज पेशेंट
टाइम एंड रूट, ये प्रिंसिपल होता है। रूट ऑफ ड्रग एंड प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया, ठीक है। प्रिंसिपल एक बार और बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्या है ड्रग का? राइट ड्रग होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए और राइट रूट होना चाहिए। जो प्रिंसिपल होता है ड्रग ड्रग का प्रिंसिपल होता है ना, वो 5 टाइप से होता है, ठीक है। ये हो गया। देन इंडियन फार्माकोपिनिया एंड लीगल इश्यूज देख लेते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिनिया को आईपी बोलते हैं, ऑफिशियली बुक लिस्निंग स्टैंडर्ड फॉर अ ड्रग ऑन इन इंडिया, इंश्योर ड्रग क्वालिटी सेफ्टी एंड लीगलिटी, कंट्रोल बाय ड्रग एंड कस्टमेटिक एक्ट 1940, ठीक है, 1940 में जो हमारा ड्रग का जो है वहां से ये चलता हुआ आ रहा है। हमारे जो ड्रग जो लीगल इश्यूज होते हैं ना, उसके अंदर क्या कहा जाता है? क्वालिटी ऑफ ड्रग आ जाती है, सेफ्टी ऑफ ड्रग आ जाता है, और जो लीगलिटी जो होती है ना ड्रग की, वो इस सब चीज के अंदर आ जाती है। तो इंडियन फार्माकोपिनिया और लीगल इशू ये होता है। देन रेशनल यूज ऑफ ड्रग देख लेते हैं। यूज द राइट ड्रग फॉर द राइट कंडीशन, अवॉइड ओवरियसिस या माइसिस, मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स एंड रेसिस्टेंट, ठीक है। ड्रग यूज एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग में क्या आ जाता है? हमेशा किसी भी पेशेंट को लगाते हैं ड्रग, तो राइट ड्रग होना चाहिए और राइट कंडीशन होना चाहिए कि वो पेशेंट उस एबल है या नहीं है अब जो ड्रग दे रहे हो उसको, ठीक है। अवॉइड ओवरडोज या ओवर यूज, ठीक है। ओवर यूज अवॉइड करना है, जिसको मिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरडोज नहीं देना है आपको, जितना जैसे 5 ml देना है, 2 ml देना है, 0.5 ml देना है, तो वही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स एंड रेसिस्टेंट, अगर कोई सी भी पेशेंट को साइड इफेक्ट्स है तो उसको भी अवॉइड करवाना है, ठीक है। अगर उसको साइड इफेक्ट्स है, जैसे उसको क्या है, मान लेते हैं अपन उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज उसको है, तो उसको अवॉइड करना है कि जो हम बोतल लगा रहे हैं तो वो कौन सी बोतल लगा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में देना है। देन प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक के अंदर क्या आता है? चूज ड्रग बेस्ड ऑन इफिशियंसी, सेफ्टी, कॉस्ट एंड पेशेंट फैक्टर्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक के अंदर आता है चूज ड्रग बेस्ड ऑन इफिशियंसी, ठीक है। पेशेंट जो है उसके एबल है या नहीं है, सेफ्टी क्या हो सकती है, कॉस्ट क्या है, मतलब उसके लायक है या नहीं है, और पेशेंट का जो फैक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग देना है। देन सेकेंड पॉइंट है मॉनिटर रिस्पॉन्स एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। मॉनिटर रिस्पॉन्स करना है, जो भी पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, और जो भी ट्रीटमेंट है एडजस्टमेंट करते रहना है। अगर जो डोज आप दे रहे हो वो पेशेंट को नहीं लग रहे तो उसका एडजस्टमेंट करते रहना है, उसको बदलते रहना है, ठीक है। एजुकेट पेशेंट फॉर एडरेंस एडरेंस, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करते रहना, ये प्रिंसिपल हो गया है हमारे अंदर थेराप्यूटिक का। मतलब पेशेंट को एजुकेट करना है किसके लिए? जो भी उसकी डिसीज कंडीशन है, जो भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। देन हम सेकंड यूनिट पढ़ लेते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की हमारा सबसे पहला ड्रग है हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर बनी हुई है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है ये, ठीक है। एक्शन क्या हो गया? इनिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, इसका एक्शन हो गया। जो हमारी सेल वॉल होती है ना उसको इनहिबिट कर देती है। देन डोसेज क्या हो गया? वेरियस डोसेज हो गया। एग्जांपल पेनिसिलिन जी जो होता है IVIM दिया जाता है 1.2 से 2.4 मिलियन यूनिट, ठीक है। ये इसका डोज हो गया, मतलब अलग अलग होती है, वेरियस टाइप की होती है। पेनिसिलिन जी हो गया, पेनिसिलिन वी हो गया, ठीक है, जो भी टाइप्स की आती है। रूट क्या क्या हो सकता है? IVIM और ओरल रूट हो सकता है। इंडिकेशन किसको दे सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकल जो जिसको है, स्ट्रेप्टोकोकल जो जिस बैक्टीरिया के कारण वो हुआ है, कौन सा क्या हुआ है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। निमोनोकोकल जो हुआ है, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन जिसको हुआ है ना, उसको दे सकते हैं हम पेनिसिलिन। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको नहीं दे सकते? एलर्जी टू पेनिसिलिन, जिस पेशेंट को पहले पेनिसिलिन से एलर्जी है पहले से ही, तो उस पेशेंट को हम नहीं दे सकते पेनिसिलिन। ड्रग इंट्रैक्शन रिड्यूस इफेक्ट विथ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये ड्रग इंट्रैक्शन के अंदर आ गया। साइड इफेक्ट्स रेस और डायरिया हो सकता है अगर ज्यादा मात्रा में ले लिए। एडवर्स इफेक्ट एनाफिलैक्सिस। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी, मतलब लंबे समय के लिए कोई डिसीज तो नहीं हो सकती है, कोई सी भी चीज नहीं हो सकती। एनाफिलिक्स मतलब एनाफिलैक्सिस मतलब इसका वो रिएक्शन तो नहीं हो सकता बॉडी के ऊपर। टॉक्सिसिटी मतलब होती है, जैसे टॉक्सिसिटी जैसे हाई डोज और सीजर। हाई डोज से सीजर हो सकता है। सीजर मतलब जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। नर्सेज रोल मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है।
पेनिसिलिन से किसी भी पेशेंट को एलर्जी है तो उस पेशेंट को कम ही देना है, और नर्स का रोल ही यही है कि एलर्जी जो पेशेंट जिसको है उसको मॉनिटर करते रहना है। देन सेकेंड ड्रग हो गया सिफिलोस्पोरिन। जो सिफिलोस्पोरिन जो ड्रग है हमारा, जिसका कंपोजिशन है बीटा लैक्टिशियम एंटीबायोटिक्स 5 जनरेशन, ठीक है, 5th जनरेशन का ये ड्रग है। इसका भी बीटा लैक्टिशियम एंटीबायोटिक ये जो ड्रग का कंपोजिशन है, ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है। एक्शन हो गया सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। ये भी सेम टू सेम जो हमारा हमने पेनिसिलिन पढ़ा था वो भी बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिसर है, और ये भी इनिबिटर है, ठीक है। देन रूट ओरल आईवी आईएम तीनों दे सकते हैं। इंडिकेशन रेस्पिरेटरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्किन इरिटेशन के लिए दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन पेनिसिलिन एलर्जी। पेनिसिलिन से अगर एलर्जी है, क्योंकि पेनिसिलिन का ही कंपोजिशन इसमें है, तो अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है पेशेंट को तो नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स जीआई अपसेट और रेसेस हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स में लॉन्ग टर्म कंडीशन नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रॉन के साथ कुछ वो हो सकता है, और ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर या फिर हमारे स्टूल के साथ। टॉक्सिसिटी रेयर, जैसे सीजर एट हाई डोज, ठीक है, हाई डोज अगर दे रहे होगा तो सीजर हो गया, हो सकता है। नर्स रोल वॉच फॉर क्रॉस सेंसिटिविटी विद पेनिसिलिन, ठीक है, क्रॉस सेंसिटिविटी हो सकती है पेनिसिलिन के साथ अगर दे रहे हो तो। देन थर्ड हो गया एमिनोग्लाइकोसाइड्स, जिसका एग्जांपल है जेंटामाइसिन। एमिनोग्लाइकोसाइड्स का एक्शन हो गया इनिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी वैसे है रूल, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कीमोथेरेपी के अंदर पढ़ रहे हैं जो भी एंटीबायोटिक्स है, तो इनका सबका एक्शन एक ही हो सकता है, मैकेनिज्म एक ही हो सकता है। इनिबिट बैक्टीरियल सेल से बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस रूट आईवीआईएम। इंडिकेशन सीवियर जम नेगेटिव इन्फेक्शन, ठीक है, कोई सा भी जम और नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए हो सकता है। साइड इफेक्ट नोज़िया एंड डिजीनेस हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स में ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रॉन में टॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी मतलब जो हमारे ईयर से रिलेटेड है वो। देन टॉक्सिसिटी के अंदर सीरम मॉनिटरिंग नीडेड, ठीक है, सीरम मॉनिटरिंग जो हमारी बॉडी का सीरम है उसका मॉनिटरिंग करना रहना है, उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। देन नर्स रूल मॉनिटर रीनल फंक्शन एंड हियरिंग, ठीक है, मॉनिटर करना है रीनल फंक्शन को, कितना मात्रा में उसका यूरिन आउटपुट हो रहा है, इनपुट हो रहा है, और हियरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सब कुछ पेशेंट की सुनना है। मैक्रोलिड्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एग्जांपल हो जाता है इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो गई। इसका एक्शन क्या, इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी वही करेगी। इंडिकेशन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और एसटीडीएस जो होता है, एसटीडीएस मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिसीज जो होती है ना, उसके अंदर भी हम दे सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन लीवर डिसीज के अंदर हम नहीं दे सकते, सिर्फ कहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और एसटीडीएस जो सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिसीज होती है उसमें हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स में। लाइक कौन सा पीसीओडी हो गया उस कंडीशन में, या फिर जो भी बैक्टीरियल जो भी वो होते हैं ग्रोथ उसके अंदर। ड्रग इंटरेक्शन वेरफिनिंग और जो डिजिक्सिन जो हो जाता है इंक्रीज हो गया इफेक्ट्स, ठीक है, ये इंक्रीज हो सकता है। साइड इफेक्ट में जीआई अपसेट। एडवर्स इफेक्ट्स में हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। नर्स रोल में एडमिनिस्ट्रेशन विद फूड मॉनिटर लीवर एंजाइम, ठीक है, लीवर एंजाइम को मॉनिटर करते रहना है और फूड एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना है। सल्फोनामाइड जो हो गया, जिसको सेकंड नाम जो हो गया एग्जांपल में कोट्री मोक्साजोल जो ड्रग आता है। एक्शन इनिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस हो गया। इंडिकेशन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, पीसीपी निमोनिया इसमें दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है और रेसेस हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में स्टीवेंस जोन सिंड्रोम हो सकता है। नर्स रोल में इंकरेज हाइड्रेशन और मॉनिटर स्किन, ठीक है, स्किन को मॉनिटर करते रहना है, स्किन का कलर और हाइड्रेट करके रखना है पेशेंट को। क्वानोलोन्स एग्जाम्पल सिप्रोफ्लोक्सिन। एक्शन हो गया इनिबिट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए साइरेज। इनिबिट इंडिकेशन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और जीआई इन्फेक्शन में दे सकते हैं। साइड इफेक्ट जीआई अपसेट और हेडेक हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर टेंडन रप्चर हो सकता है जो हमारे टेंडेंस होते हैं, और क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकता है। नर्स रोल में अवॉइड विथ डेयरी एंटा एसिड मॉनिटर ईसीजी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना उसको मॉनिटर करते रहना है, और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करवाना है, जैसे एंटा एसिड जिसे हम खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं, उसको भी अवॉइड करवाना है।
एंटी एमोबिक जो ड्रग होता है एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल, एक्शन हो गया डिस्टर्ब डीएनए सिंथेसिस, जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर उसको डिस्टर्ब कर देगा। इंडिकेशन एमोबियासिस, देन सेकंड हो गया जियारिडियासिस, इस कंडीशन में हम दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स हो गया मिटालिक टेस्ट और जीआई अपसेट हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अल्कोहल वाले पेशेंट को नहीं देना है, जिससे क्या होगा डिसल्फायर रिएक्शन हो सकता है। दिस दिस डिसल्फायरम रिएक्शन हो सकता है। नर्स रोल के अंदर एजुकेट ऑन एल्कोहल अवॉइड, ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि एल्कोहल अवॉइड करें आप। एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर आता है क्लोरोक्विन, आर्थेमेटर और लुमेफेंट्रिन, ये 3 ड्रग्स जो एंटी मलेरिया ड्रग्स के अंदर आते हैं। इसका एक्शन होता है इनहिबिट पैरासाइटिक ग्रोथ इन आरबीसी, जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, उनका ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। कैसे रोकेगा, जो हमारा डीएनए होता है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए से क्या प्रोटीन बनेगा, तो पैरासाइट का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो एंटी मलेरिया जो ड्रग होते हैं जैसे लाइक क्लोनो क्लोरोक्वीन ले लेते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पैरासाइट का ग्रोथ हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है, जैसे आरसीबी जो आरबीसी बन गया उसका। तो साइड इफेक्ट नोजिया हो सकता है, विजन चेंजेस, क्लोरोक्वीन के कारण विजन चेंजेस हो सकते हैं, दिखने में थोड़ा धुंधलापन हो सकता है। एडवर इफेक्ट के अंदर रेटिनोफाइल, नर्सेज रोल, आई एग्जाम फॉर लॉन्ग टर्म यूजेस, ठीक है, आई एग्जाम्स लेना है उसका मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही विजन में उनको, ऐसा चेक करते रहना। देन 9th हो गया एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स, एग्जांपल हो गया एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, एक्शन इनिबिट ग्लूकोज अपटेक इन पैरासाइट्स, ठीक है, इनिबिट ग्लूकोज एंड अपटेक पैरासाइट के अंदर अगर ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा खा रहा है, हमारी बॉडी से भी कुछ हो रहा है, तो उसको इनिबिट करेगा। इंडिकेशन राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म, जो राउंड वॉर्म टेप वॉर्म हमारे जो इंटेस्टाइन में होते हैं ना, ये वहां पे जाके ये अटैक करता है, उसके लिए हो सकता है राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म, जो बैक्टीरिया और वायरस हो सकता है। साइड इफेक्ट्स एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। नर्स रोल एजुकेट ऑन हाइजीन एंड रीडोसिंग, ठीक है, एजुकेट करना है उसको हाइजीन के लिए क्या हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन करो, जैसे लाइक हैंड वॉश अच्छे से करो, आप वॉशरूम जाते हो तो उसके बाद भी आप वॉशरूम भी क्लीन करो, अपने हैंड वॉश मतलब अच्छे से करो, सोप से करो या फिर जो भी हैंड वॉश है उससे करो। रीडोसिंग अगर आपको वो ठीक नहीं हुआ तो रीडोसिंग के लिए बोलो उससे। एंटी स्केबिस एजेंट एग्जांपल परमेथ्रिन क्रीम, ठीक है, एंटी स्केबिस जो हमारी जुएं हो जाती है हमारे सिर में, उसको स्केबिस बोलते हैं। एक्शन डिस्टर्ब नर्व सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइट्स, जो ठीक है माइट्स जो बारीक बारीक वो होते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे माइट्स हो गया लाइक बोल तो जुआ उसको बोलते हैं, जू जो होती है हमारे सिर में लग जाती है उसको माइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या उसके नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्व सेल होती है ना, उसके मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है। इंडिकेशन स्केबिस और लाइस, लाइस मतलब वही होती है जो जू होती है उसके लिए। साइड इफेक्ट इसके भी जो होता है हमारे स्किन में भी हो सकता है और हमारे जो सिर में होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। देन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है हाई डोज के कारण। नर्स रोल के अंदर गाइड ऑन प्रॉपर एप्लीकेशन एंड क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स बेडिंग, ठीक है, नर्स का जो रोल होता है ना, वो प्रॉपर एप्लीकेशन करना होता है, मतलब अच्छे से लगाना होता है उसको, जो एंटी स्केबिस जो एजेंट्स होते हैं लाइक परमेथ्रिन जो क्रीम होती है अच्छे से अप्लाई करेगा, अगर स्किन के ऊपर है तो स्किन के ऊपर अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करके लगाना है उसको। देन उसके बाद क्या क्लोथ जो होते हैं उसके कपड़े होते हैं उसको भी अच्छे से क्लीन करना है ताकि वो धूप में ड्राई करवाना है। और बेडिंग जो होता है आप जिस पे सो रहे हो, आप पिलो रख रहे हो, तो उसको भी अच्छे से करवाना, तो नर्स का रोल होता है। एंटीवायरल एंड एंटीफंगल एजेंट्स एग्जांपल एसिटोक्लोविर हो गया और फ्लूकोनाजोल हो गया, तो इसका दोनों का एक्शन देख लेते हैं। इनिबिट वायरल डीएनए सिंथेसिस और फंगल सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है, वायरल डीएनए सिंथेसिस और फंगल सेल वॉल इन सिंथेसिस। इंडिकेशन हार्पेस वायरस और कैंडिडियासिस के लिए यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट जीआई अपसेट और हेडेक हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है लाइफ टाइम मतलब लॉन्ग टर्म कंडीशन के लिए। नर्स रोल मॉनिटर रीनल लीवर फंक्शन, मॉनिटर करना है लीवर का फंक्शन जो भी है मॉनिटर करते रहना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एग्जांपल आरआईपी, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड,
पायराक्सिमाइड और इथाम्बुटोल, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में RIPE, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो। आर का मतलब होता है रिफाम्पिन, आई का मतलब होता है आइसोनाइड, पी का मतलब होता है पायराक्सिमाइड और ई का मतलब होता है इथाम्बुटोल। इसका एक्शन देख लेते हैं। इनिबिट माइक्रोबैक्टीरियल सेल प्रोसेस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियल जो सेल होती है प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे डीएनए से आरएनए बना रही है, आरएनए से प्रोटीन बना रही है, तो उसको इनिबिट करेगा, उसको बनने नहीं देगा। साइड इफेक्ट, हेपेटाइटिस हो सकता है, ऑप्टिक न्यूरोटिक, जिसको इथाम्बुटोल जो होता है ना, ऑप्टिक न्यूरोटिक हो सकता है उसके कारण। नर्स रोल, डोट्स थेरेपी कर सकती है, मॉनिटर लीवर एंजाइम्स और विजन चेक कर सकती है, ये नर्स का रोल हो गया। एंटी लेप्रोसी ड्रग जो होता है उसका डेप्सोन, रिफाम्पिन और क्लोफी क्लोफाजिमाइन जो ड्रग होते हैं ना, वो एंटी लेप्रोसी ड्रग के अंदर आते हैं। इसका एक्शन हो जाता है इनिबिट माइकोबैक्टीरिया, जो माइकोबैक्टीरिया और ट्यूबरक्लोसिस वाला जो ड्रग होता है इसमें, सॉरी बैक्टीरिया होता है, वो भी इसमें इनिबिट माइकोबैक्टीरिया जो होता है उसको इनिबिट करता है। साइड इफेक्ट्स, इन स्किन डिस्कलरेशन, स्किन का जो कलर होता है वो चेंजेस हो सकता है। जीआई मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हो सकती अपसेट हो सकती है हमारी, जैसे लाइक डायरिया हो सकता है और लूज मोशन हो सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, जीआई अपसेट होगी, मतलब मेनली ये साइड इफेक्ट है इसका। देन एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो हेमोलाइसिस जो डेप्सोन जो ड्रग होता है उसको उसके कारण हेमोलाइसिस एडवर्स इफेक्ट्स हो सकता है, जो लाइफ टाइम कंडीशन हो सकती है। नर्स का रोल देख लेते हैं। प्रोमोट एडरेंस टू लॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ठीक है, जो भी जो एंटी लेप्रोसी जो ड्रग होते हैं ना, उस पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप ये बीच में खाना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये अगर आप बीच में खाना छोड़ दोगे तो वापस से आपको ये कंडीशन हो सकती है, तो आपको ये लॉन्ग लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना है इसका, लॉन्ग ड्यूरेशन में, ठीक है। अब एंटी कैंसरस ड्रग देख लेते हैं, जिसको साइक्लोफोस्फामाइड, देन मिथोट्रिक्सा मिथोट्रेक्सेट, ठीक है, ये दो जो ड्रग्स आते हैं वो एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर आते हैं। इसका एक्शन देख लेते हैं। इनिबिट डीएनए सिंथेसिस और माइटोसिस, ठीक है, जो क्या करता है, ये डीएनए जो सिंथेसिस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कैंसर सेल जो डेवलप हो रहे हैं, और जो माइटोसिस हो रहा है, एक सेल से दो सेल जो बना रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल होता है ना, उसको इनिबिट करने का काम करती है, उनको रोकने का काम करती है। साइड इफेक्ट्स, हेयर लॉस हो सकता है। देन माइलो सप्रेशन, जो माइलो सप्रेशन हो सकता है साइड इफेक्ट्स के अंदर। एडवर्स इफेक्ट्स, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्डियो के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, और जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर, और नेफ्रॉन के अंदर जैसे हमारा नर्वस सिस्टम ऑपरेट करता है उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है इस ड्रग से। नर्स रोल के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइड्रेशन एंड मॉनिटर ब्लड काउंट, ठीक है, मॉनिटर ब्लड काउंट, मतलब नर्स का रोल ये हो जाता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है। हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत है, बॉडी को हाइड्रेट करना, लाइक उसको ग्लूकोज पिलाते रहना है, उसको पानी पिलाते रहना है, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। और ब्लड जो काउंट होता है, ब्लड काउंट जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसको मॉनिटर करते रहना है। देन हमारा लास्ट है इम्यूनोसप्रेसिएंट, ठीक है, जो ड्रग होता है उसके अंदर एग्जांपल आता है साइक्लोस्पोरिन और एजिथ्रो सॉरी एजाथियोप्रीन, ठीक है, ये जो इम्यूनोसप्रेसिएंट ड्रग आते हैं, ये क्यों यूज होते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई सा भी जैसे लाइक कोई भी एक पेशेंट है, उसका हार्ट फेल हो गया है, या फिर किडनी फेल हो गई, या फिर लीवर फेल हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या, उस बॉडी को दूसरे हार्ट की या दूसरे लीवर की या दूसरे किडनी की जरूरत है, तो उस कंडीशन में इम्यूनो ड्रग यूज होता है। कैसे, जब कोई सा भी दूसरे बॉडी का पार्ट्स हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस बॉडी के जो पार्ट्स होता है ना, उसको क्या, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी समझती है, जिससे कारण वो अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पाती, अच्छे से मतलब उस बॉडी के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस कर देता है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डाउन कर देता है, जिसके कारण क्या, हमारा जो दूसरा ऑर्गन हमारी बॉडी में आया है, तो वो अच्छी से वर्क कर सके, अच्छी से वहां पे एक्टिव हो सके। नहीं तो क्या होगा, अगर इम्यूनोसप्रेशन ड्रग नहीं दिया जाएगा तो हमारी बॉडी उसको भी रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल समझेगी, तो वहां पे यूज होता है। एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सप्रेस टी सेल एक्टिवेशन, जो टी सेल होता है उसको एक्टिवेशन को सप्रेस कर देगा। इंडिकेशन ट्रांसप्लांट,
ठीक है, हमारी बॉडी में कोई सा भी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑटो इम्यून डिसीज, जो ऑटो इम्यून डिसीज होती है ना, उसको उसके लिए दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स, हाइपरटेंशन हो सकता है, गम हाइपर प्लेक्सिया हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स, इन्फेक्शन रिस्क होने की चांसेस है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रॉन में टॉक्सिसिटी हो सकती है। नर्स रोल के अंदर एजुकेट ऑन इन्फेक्शन साइन, रेगुलर ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए उसको बोलना है रेगुलर ब्लड टेस्ट के लिए, और साथ एजुकेट करना है कि पेशेंट जो इन्फेक्शन है पेशेंट को, उसको अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हमें बताना है, ऐसा, ठीक है। देन हम थर्ड यूनिट पढ़ लेते हैं फार्माकोलॉजी की, जिसका नाम होता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जिसका नाम होता है। अब हम सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स पढ़ लेते हैं, एंटीसेप्टिक्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एंटीसेप्टिक भैया होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता, तो एंटीसेप्टिक्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक आर केमिकल एजेंट्स यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या समझ में आया? एंटीसेप्टिक एक प्रकार का केमिकल एजेंट होता है, एक प्रकार का केमिकल से मिलकर बना होता है। ये किसके लिए यूज होता है? लिविंग टिश्यू के लिए यूज होता है। लाइक मेरा जो बॉडी है, मेरी जो बॉडी की स्किन है, ठीक है, स्किन टिश्यू वो लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग सरफेस के लिए एंटीसेप्टिक नहीं होता, सिर्फ किसके लिए होता है? लिविंग टिश्यू के लिए। ये क्या करता है? किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक यूज होता है, लेकिन अगर कोई सा भी ग्रोथ हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसको किल करेगी और उसको इनहिबिट करेगी, तो ये काम होता है एंटीसेप्टिक्स का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन, कॉमन एग्जाम्पल ऑन कंपोजिशन देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लोरेक्सिडीन, जिसको 0.5 to 4% जिसके अंदर होता है। क्या होता है? बिगुआनाइट कंपाउंड, बिगु बिगुआनाइट कंपाउंड होता है इसके अंदर। प्रोविडिन आइनमेंट 5 से 10% आयोडीन रिलीजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आयोडीन होता है रिलीजिंग कॉम्प्लेक्स। एल्कोहल, इथेनॉल और आइसोप्रोफेनॉल 60 to 90% होता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% सोल्यूशन के अंदर होता है। तो ये कंपोजिशंस हो गए और एग्जाम्पल्स हो गए कुछ एंटीसेप्टिक्स के। मैकेनिज्म देख लेते हैं। डिस्टर्ब्ड माइक्रोबियल सेल वॉल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये क्या, माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देता है, किसकी? उसकी सेल वॉल को। डीनेचुरल प्रोटीन और रिलीजिंग एक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ठीक है। क्या कर देगा? डीनेचुरल प्रोटीन जो होती है उसको भी डिस्टर्ब कर देगा, और क्या करे? रिलीज करेगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ठीक है। ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से हो बॉडी के अंदर और जो हमारी स्किन है उसके अंदर, ताकि जो हमारी स्किन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैठे हुए हैं वो हट जाए वहां से। डोसेज एंड रूट, टॉपिकल एप्लीकेशन स्किन, वुंड एंड म्यूकसा, ठीक है। टॉपिकल एप्लीकेशन स्किन के अंदर, टॉपिकल वुंड कोई सा भी हो गया, और म्यूकोजा म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे हम टॉपिकल एजेंट्स टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। डोसेज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन एंड यूजेस, ठीक है। डोसेज उसके अकॉर्डिंग होगा कि कितना आपका डीप वुंड है, आपको स्किन के ऊपर लगाना है, या आपको म्यूकसा जो म्यूकस लेयर होती है उसके अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर लगाना, तो उसके अकॉर्डिंग डोसेज वो होता है। इंडिकेशन किसके लिए यूज कर सकते हैं? प्री ऑपरेटिव स्किन प्रे प्री ऑपरेटिव, जैसे हमारे कोई सी भी ऑपरेशन होना है, तो प्री ऑपरेटिव स्किन जैसे हम क्लीन करते हैं, किससे क्लीन करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया या बीटाडीन सॉल्यूशन होगा, कोई सा भी वुंड लगाने से पहले, मतलब वुंड करने से पहले, मतलब वो उसके लिए दे सकते हैं। वुंड क्लीनिंग के लिए, ठीक है, एंड हैंड हाइजीन के लिए और ओरल केयर के लिए हम दे सकते हैं एंटीसेप्टिक्स को। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस को नहीं दे सकते? हाइपर सेंसिटिविटी टू एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक से हाइपर सेंसिटिव होती है किसी पेशेंट को, तो उसको नहीं दे सकते। अवॉइड एल्कोहल ऑन ओपन वुंड, ठीक है। ओपन वुंड अगर है किसी भी पेशेंट को, तो उसको अवॉइड करना है, एल्कोहल वाला एंटीसेप्टिक्स नहीं लगाना है, जिसके कारण इरिटेशन कोज हो सकती है अगर लगा दिया तो। आयोडीन अवॉइड इन थायराइड डिसऑर्डर एंड प्रेगनेंसी, एक्सेसिव यूज, ठीक है। अगर थोड़ा मात्रा में लगाना तो लगा सकते हो आयोडीन को, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लगाओगे तो कोई सा भी थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। किसी भी थायराइड डिसऑर्डर है किसी को, तो उससे तो पूरा अवॉइड ही करना है, और प्रेगनेंसी में भी नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा नीड है तो लगा सकते हो, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं यूज़ कर सकते। ड्रग इंटीग्रेशन, आयोडीन में इंट्राएक्टिव एंजाइमेटिक वुंड ड्रेसिंग, क्लोरेक्सिडाइन प्लस
एनियोनिक सल्फेक्टेंट्स जैसे लाइक सोप रिड्यूस इफेक्टिवनेस, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन ये हो गया। साइड इफेक्ट्स माइल्ड इरिटेशन, स्टिग्निंग, ड्राइनेस, एलर्जिक रिएक्शन, ये साइड इफेक्ट्स के अंदर आ सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स डर्मेटाइटिस, केमिकल बर्न, रेयर कंडीशन में हो सकता है केमिकल बर्न हो सकता है स्किन के ऊपर। थायराइड डिसफंक्शन अगर आयोडीन ज्यादा मात्रा में है तो। टॉक्सिसिटी इंजेक्शन और प्रोलॉन्ग्ड यूज स्पेशली इन चाइल्ड। इंजेक्शन अगर देखो टॉक्सिसिटी हो सकती है इंजेक्शन, अगर कोई बच्चा ने इनहेल कर लिया, उसको जो चीज लगाने की है उसको लगाना है, लेकिन बच्चा है भाई इनहेल कर लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड यूज अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज कर रहे हो तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, स्पेशली इन चाइल्ड। में लीड टू सिंथेटिक सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी स्पेशली आयोडीन और फिनॉल, ठीक है। इसमें तो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी के अंदर। रोल ऑफ नर्स असिस्टमेंट फॉर एलर्जीज, एजुकेट पेशेंट ऑन करेक्ट यूज, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो आप एंटीसेप्टिक लगा रहे हो उसका करेक्ट यूज क्या है। मॉनिटर फॉर स्किन रिएक्शन, ठीक है। स्किन रिएक्शन क्या है, स्किन कलर चेंजेस तो नहीं हो रहा है, वो मॉनिटर करना है। इंश्योर एसेप्टिक एप्लीकेशन, ठीक है। इंश्योर करना है जो एसेप्टिक एप्लीकेशन हो रहा है उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, सही तो अप्लाई कर रहे हो। अवॉइड कंटामिनेटेड और एंटीसेप्टिक कंटेनर्स, ठीक है। कंटामिनेटेड ना हो इसको लिए अवॉइड करवाना है, मतलब लाइक क्या होता है कोई कोई पेशेंट ना बेड पे ही रख देता है एंटीसेप्टिक्स को, तो वो अवॉइड करवाना है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल एजेंट यूज्ड और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि कोई सा भी लिविंग टिश्यू के अंदर हम कोई सी भी चीज अप्लाई करेंगे, लाइक मेरी स्किन है उसके ऊपर कोई अप्लाई करेंगे तो वो जो फॉर्म होता है वो एंटीसेप्टिक्स के अंदर आता है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट के अंदर ये आ रहा है कि कोई सी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है उसके ऊपर हम जो चीज यूज करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल एजेंट, ये भी एक केमिकल एजेंट है यूज्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई सा भी केमिकल एजेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन को डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल फिनॉल, डेरिवेटिव्स एग्जांपल लाइसोल। सेकंड हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एग्जांपल ब्लीच 0.5 to 1% होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट ग्लूट्रा सॉरी ग्लूटा रेल्डिहाइड और एल्कोहल, ये कॉमन एग्जांपल हो गया। मैकेनिज्म क्या हो गया, डिस्टर्ब प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीडाइज सेलुलर कंपोनेंट, ये मैकेनिज्म हो गया इसका। डिस्टर्ब कर देता है प्रोटीन की सेल वॉल को, ऑक्सीडाइज कर देता है सेलुलर कंपोनेंट्स को, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है, इतना तो आप समझते हो, ठीक है। सॉरी, यूजेस देख लेते हैं। सरफेस क्लीनिंग इन हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल का जो सरफेस होता है उसको क्लीन करते हैं, एग्जाम्पल फ्लोर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया और फर्नीचर, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। स्टेराइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट लाइक ग्लूटा रेल्डिहाइड और एंडोस्कोप, ठीक है। जो एंडोस्कोप होता है और ग्लूटेरा रेल्डिहाइड जो होता है ना उसको स्टेराइल करने के लिए, या मेडिकल इक्विपमेंट्स कोई सा भी हो उसको स्टेराइल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। प्रिकॉशन यूज इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, ठीक है। वेंटिलेटेड एरिया को अवॉइड करवाना है, प्रिकॉशन वहां पे यूज। वेयर ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव गेयर, ठीक है, प्रिकॉशन करना है इससे। टॉक्सिसिटी हो सकती है, स्किन एंड आई इरिटेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इफ इनहेल्ड, अगर आप इनहेलेशन कर सकते हो कर लिया तो हो सकता है, लाइक स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड का स्मेल बहुत गंदा होता है, अगर आपने इनहेल कर लिया तो कोई सी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। रूल ऑफ नर्स इंश्योर करेक्ट डिल्यूशन एंड करेक्ट टाइम, ठीक है। करेक्ट टाइम और करेंट सॉरी कॉन्टेक्ट टाइम, ठीक है। वही सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। अच्छे से हैंडल करके रखना और स्टोरेज करके रखना ताकि फूटे नहीं, गिरे नहीं, किसी के हाथ में ना। अवॉइड मिनिमाइजिंग इनकॉम्पिटेबल डिसइंफेक्टेंट एग्जांपल ब्लीच प्लस एमोनिया प्लस बराबर टॉक्सिक फ्यूम्स, ठीक है। क्या करना है, मिक्स नहीं करना है ब्लीच को अमोनिया को, जिससे क्या टॉक्सिक फ्यूम्स हो सकती है, मतलब धुआं निकल सकता है, ज्यादा टॉक्सिक वो हो सकता है। रिपोर्ट एडवर्स रिएक्शन और एक्सीडेंट्स, ठीक है, रिपोर्ट करना है डॉक्टर्स को
एडवर्स रिएक्शन क्या हो गया, एक्सीडेंट से कुछ हो गया तो बताना है डॉक्टर्स को। बाई चांस ब्लीच और एमोनिया ही आपसे मिल गया गलती से तो टॉक्सिक फ्यूम्स वहाँ क्रिएट हो सकती है, तो आपको बताना है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आर केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो लाइस। ठीक है, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल कंपोनेंट होता है, केमिकल नेचर का होता है, जिसको कर देता है किल करता है इंसेक्टिसाइड्स को, इंसेक्ट्स को, लाइक मॉस्किटो लाइस। ठीक है, मॉस्किटो मच्छर, लाइस मक्खी, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े जो भी मरते हैं वो इंसेक्टिसाइड जो भी ड्रग होता है उसके कारण ही मरते हैं। कॉमन एग्जाम्पल डीडीटी, बैंड इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में बैन है ये। परमेथ्रिन, मेलेथियोन और पायरेथ्रिन, ये होता है कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकता है अफेक्ट इंसेक्ट नर्व कंडक्शन। ठीक है, नर्व कंडक्शन को इफेक्ट कर सकता है। सोडियम चैनल एंड कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये इसके लिए यूज होता है, इसका मैकेनिज्म होता है। यूज मॉस्किटो कंट्रोल लाइक मलेरिया डेंगू प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। लाइस एंड स्कैबिस ट्रीटमेंट, टॉपिकली एजेंट्स, अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई सा भी लाइस या स्कैबिस है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे इंसेक्टिसाइड। इन्वायरमेंटल स्प्रेइंग, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंटल है उसमें स्प्रे करते हैं ताकि जो मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोच है, सब कुछ मर जाए, तो वो इंसेक्टिसाइड्स के अंदर आता है। रूट टॉपिकल लाइस स्कैबिस के लिए और स्प्रे फॉगिस इन्वायरमेंटल के लिए। साइड इफेक्ट स्किन इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, रेस्पिरेटरी इश्यूज इनहेल्ड फॉर स्प्रे, अगर स्प्रे कर लोगे इनहेल तो रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। टॉक्सिसिटी ऑर्गेनोफेस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, मैलेथियन, सलाइवेशन, मसल ट्विस्टिंग और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। रोल ऑफ नर्स, एजुकेट पेशेंट ऑन सेफ यूज। ठीक है, कोई सी भी चीज यूज कर रहे हो तो सेफ करना है। मॉनिटर फॉर टॉक्सिसिटी, ठीक है, जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, देखो मैंने आपको बता ही दिया। देन अप्लाई प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन स्प्रे। ठीक है, आप स्प्रे कर रहे हो तो नाक या फिर मुंह पे वो लगा सकते हो, मास्क लगा सकते हो, फिर उसके बाद यूज कर सकते हो। रिपोर्ट एडवर्स इवेंट, ठीक है, कोई सा भी अगर एडवर्स इवेंट हो रहा है आपके साथ, एडवर्स इफेक्ट इवेंट देखो, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकता है, तो रिपोर्ट करना है तुरंत डॉक्टर को। प्रॉपर डिस्पोजल एंड स्टोरेज इन इंसेक्टिसाइड, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है उसका और स्टोरेज करना है उस जो भी इंसेक्टिसाइड मरा है, जैसे कॉकरोच मरा है तो उसको ऐसा नहीं कि आप अपने घर में ही पड़ा रहने दो, उसको डिस्पोजल मतलब फेंकना है बाहर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। देन फोर्थ यूनिट देख लेते हैं, एंटीमिटिक्स ड्रग। एग्जाम्पल ऑन्डेस्ट्रोन, मेटाक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, ये हमारे एंटीमिटिक्स के जो ड्रग्स हो गया। एक्शन प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए, ठीक है, एंटीमिटिक्स जो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट कराने के लिए होता है, और जो इमिटिक्स ड्रग होता है वो नोजिया को कराने के लिए होता है, वॉमिटिंग को कराने के लिए होता है। ठीक है, तो एंटीमिटिक्स कहाँ यूज होता है, नोजिया को और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, और एमिटिक्स मतलब कराने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्शन प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस ऑन जीआईटी रिसेप्टर। 5HT3 जो रिसेप्टर होता है, डोपामीन होता है, इसमें एक्शन मतलब जैसे डोपामीन हो गया, हमारा जो ब्रेन का जो वीसी जो होता है ना पार्ट, वहां से डोपामीन सिक्रीट होता है, और जो 5HT3 जो हार्मोन है, रिसेप्टर है, वहां से सिक्रीट होता है। जो क्या होता है, हमारा जो वॉमिटिंग और नोजिया कराने की जो प्रक्रिया होती है वहां से सिक्रीट होती है। कैसे, जहाँ पे जीआईटी ट्रैक है, हमारा गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके कांटेक्ट में ये आता है। डोसेज क्या हो गया, एंड रूट ऑन्डेस्टोन 4 to 8 mg ओरली आईवी, दोनों टाइप से दे सकते हैं। इंडिकेशन मोशन सिकनेस में दे सकते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, इसमें दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जीआई ऑब्स्ट्रक्टिव इन प्रोकाइनेटिस और लीवर डिसीज। ठीक है, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता हुआ है तो अगर नहीं देना है उसको, लीवर डिसीज कोई सी भी है तो नहीं देना एंटीएमेटिक्स। साइड इफेक्ट्स ड्राउजीनेस, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स मेट्रोक्लोप्रोमाइड से हो सकता है, क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड ऑन्डेस्ट्रोन से हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स इंट्रेक्शन सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है,
और एंटी साइकोट्रिक कोई सा भी डिसऑर्डर हो सकता है। नर्सिंग रोल, मॉनिटर नोजिया स्केल्स, असिस्ट हाइड्रेशन, एजुकेट अबाउट साइड इफेक्ट्स। नर्सिंग रोल के अंदर इमिटिक्स मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम्पल हो गया आईपेक सिरप, हिस्टोरिकल, नाउ रियरली यूज। ठीक है, नाउ बहुत रियरली यूज होता है क्योंकि वॉमिटिंग बहुत कम कंडीशन में कराते हैं। किस कंडीशन में वॉमिट, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कोई किसी ने पॉइजन खा लिया, ठीक है, पॉइजनिंग सब्सटेंस खा लिया, या किसी ने सड़ा हुआ कुछ ऐसा खा लिया जो उसको नहीं खाना था पर उसने खा लिया, किसी भी ऐसी चीज को, तो उस कंडीशन में हम इमिटिक्स ड्रग्स का यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन इसका बहुत बहुत रेयरली यूज होता है। इसका एक्शन है इंड्यूस वॉमिटिंग बाय इरिटेटिंग द स्टमक और स्टिमुलेट सीटीजेड। जो सीटीजेड रिसेप्टर होता है ना, उसको स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे हमारा स्टमक होता है वो इरिटेशन हो जाता है, जिसके कारण वॉमिटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, डोसेस जो इपेक जो होता है 15 से 30 ml ओरली दे सकते हो आप। इंडिकेशन इमरजेंसी पॉइजनिंग, ठीक है, जब अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। इफ विदाउट 1 आवर्स नॉट प्रिफर नाउ। ठीक है, अगर 1 घंटा है तो आप दे सकते हो, अगर 1 घंटे के बाद हो गया तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि 1 घंटे में काम तमाम हो जाएगा पेशेंट का, अगर पेशेंट ने पॉइजनिंग खा ली तो। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन कब यूज नहीं कर सकते, कोरोसिव या एसिड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो नहीं यूज कर सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है तो उसको एंटीएमेटिक्स यूज नहीं कर सकते, नहीं तो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स वॉमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट एस्पिरेशन, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसको आप दोगे तो ऑब्वियसली बात है एस्पिरेशन मतलब वो इनहेल कर जाएगा। और कार्डियो टॉक्सिसिटी, हाई डोज के कारण कार्डियो टॉक्सिसिटी हो सकती है। टॉक्सिसिटी कार्डियो टॉक्सिसिटी इन लार्ज डोसेस। नर्सिंग रोल रियरली रिकमेंडेड, फोकस ऑन पॉइजन कंट्रोल गाइडलाइंस। ठीक है, पॉइजन कंट्रोल गाइडलाइंस देखना है, फिर भी रियरली यूज कर सकते हो आप अगर पेशेंट ने पॉइजन खा लिया तो। पर्गेटिव जिसको लेक्सेटिव भी बोला जाता है, एग्जाम्पल हो गया लैक्टोज, बीसाकोडाइल, सेना और मैग्नीशियम सल्फेट। ये पर्गेटिव्स या लेक्सेटिव्स के अंदर आते हैं। एक्शन स्टिमुलेट बोवेल मूवमेंट, बल्क फॉर्मिंग, ओस्मोटिक और स्टिमुलेंट टाइप्स। ठीक है, जो हमारा जो बोवेल मूवमेंट होता है, हमारे इंटेस्टाइन में बोवेल मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हम पर्गेटिव ड्रग्स का यूज करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्यों करते हैं। डोसेज एंड रूट, वेरियस डोसेज होता है। लेक्टोज जो होता है 15 से 30 ml डे में दे सकते हो ओरली आप, ये इसकी सिरप आती है। इंडिकेशन कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट वाले को दे सकते हो आप पर्गेटिव्स या लेक्सेटिव। हेपेटिक इंसेफलोपैथी जिस लेक्टोज दे सकते हो आप, हेपेटिक इंसेफलोपैथी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में क्यों देते हैं मैं बताता हूँ। कॉन्स्टिपेशन में जब हमारा बोवेल मूवमेंट स्लो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। कैसे, जब हमारी बोवेल मूवमेंट धीरे होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो हमारी इंटेस्टाइन कर रही है वो हाई हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। अब कॉन्स्टिपेशन हो गया है पेशेंट को तो उसको मोशन करने में प्रॉब्लम होगी, तो उस कंडीशन में पर्गेटिव ड्रग्स का यूज होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एपेंडिसाइटिस हो सकते के कंडीशन में नहीं दे सकते। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को तो नहीं दे सकते, और अपेंडिसाइटिस पेशेंट को है, अपेंडिक्स से जैसे अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप नहीं दे सकते पर्गेटिव्स। साइड इफेक्ट्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है। टॉक्सिसिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हम जो कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करवाने के लिए पर्गेटिव ड्रग्स देंगे तो उसमें क्या हमारी जो बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा। इंटेस्टाइन में जो पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने लेक्सेटिव ड्रग दे दिया, तो वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो लूज मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो लूज हो जाएगा तो हम अच्छे से मोशन सक्सीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी साइड इफेक्ट हो सकता है। टॉक्सिसिटी में इलेक्ट्रोलाइट, हाँ मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और हाइड्रेशन हो सकता है। नर्स रोल इनकरेज फ्लूइड इनटेक और मॉनिटर बोवेल पैटर्न। ठीक है, फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करते रहना है, मतलब क्या है कैसा है, कम तो नहीं है, कम है तो बढ़ाते रहना है। जैसे उसकी वो चल रही है, ड्रिप चल रही है तो उसको बढ़ाना है। मॉनिटर बोवेल पैटर्न, ठीक है, बोवेल जो पैटर्न है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करते रहना है। ये सब नर्सिंग के अंदर आ जाता है। एंटासिड एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये एंटासिड के अंदर जाता है। एक्शन न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड ड्रग दिया जाता है। कैसे न्यूट्रलाइज मैं बताता हूँ। जब आपने कोई सा भी ड्रग खाया है, खाना खाया है, खाना खाने में तो तुरंत जो HCl होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन आप खाना खाने के तुरंत बाद जो ड्रग खाते हो, जो भी क्या खाओगे, कोई सी भी ड्रग खाया आपने, मेडिसिन खाई, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है, जिसको एसिडिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो HCl होता है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट ना हो उसके लिए हम एंटासिड ड्रग देते हैं, लेकिन ये खाली पेट दिया जाता है। सम कंडीशन दे सकते हैं लेकिन खाली पेट दिया जाता है। डोसेज एंड रूट 5 ml ओरल आफ्टर मील, ठीक है, आफ्टर मील दे सकते हैं एंटासिड को। देखो आफ्टर मील मतलब खाने के बाद दे सकते हो। इंडिकेशन पेप्टिक अल्सर हो सकता है, सॉरी पेप्टिक अल्सर अगर होए आपको, पेट में अल्सर है, छाले हैं, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हो। GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में आप दे सकते हो, और डिस्पेप्सिया उस कंडीशन में आप दे सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन रीनल फेलियर, जिसमें मैग्नीशियम होता है, वो अगर है तो आप नहीं दे सकते। और हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। ड्रग इंट्रेक्शन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और आयरन, ठीक है, ड्रग इंट्रेक्शन हो सकता है। नर्स रोल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मील, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है आफ्टर मील के, चेक फॉर ड्रग इंट्रेक्शन। कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है, एग्जाम्पल न्यूस्टिगमाइन और बिथानेक्टोल, ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। एक्शन स्टिमुलेट GI मोटिलिटी बाय एक्टिवेटिंग मस्क्रेनिक रिसेप्टर, ठीक है, GI की जो मोटिलिटी होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है। मोटिलिटी मतलब वही आपकी जो GI की वे होती है, आपको खाने ले जाने की आगे की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसकी स्टिमुलेट कर देता है, और मस्क्रेनिक जो रिसेप्टर होते हैं जो हमारे ब्रेन से आते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। डोज एंड रूट बेथानिकोल जो होता है 10 to 50 mg ओरली दे सकते हैं। इंडिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव यूज और यूरिनरी रिटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन अस्थमा के लिए नहीं दे सकते, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, और ब्रेडिकार्डिया जिसको है वो नहीं दे सकते उस पेशेंट को। साइड इफेक्ट्स डायरिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। नर्सिंग रोल मॉनिटर वाइटल्स और बोवेल एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहना। एंटीकोलिनर्जिक्स एग्जांपल एट्रोपिन और डाइक्लोमाइन, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स। एक्शन इनहिबिट एसिटोकोलिन ऑन मस्कुलिनिक रिसेप्टर, रिड्यूस मोटिलिटी एंड सिक्रीशन। डोज एंड रूट डाइक्लो जो माइन होता है वो 10 to 20 mg दिया जाता है, ओरली भी दे सकते हो, IV इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी दे सकते हैं। इंडिकेशन IBS और GI स्पाज्म। IBS का मतलब होता है इरिटेबल बबल सिंड्रोम में आप दे सकते हो, अगर आपका जो बोवेल होता है, जो इंटेस्टाइन होती है उसका बोवेल इरिटेबल हो गया है, मतलब जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो गया है, तो उस कंडीशन में आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हो। और GI स्पाज्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पाज्म है तो उस कंडीशन में आप दे सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन ग्लूकोमा यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है जिस पेशेंट को, उस पेशेंट को नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स ड्राई माउथ, ब्लड विजन और ट्रेकिकार्डिया हो सकता है इससे पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से। ड्रग इंट्रैक्शन अदर एंटीकोलिनर्जिक्स और CNS डिप्रेशन हो सकता है। नर्स रोल के अंदर क्या आ जाता है, मॉनिटर यूरिनरी रिटेंशन एंड विजन एंड हाइड्रेशन, पेशेंट को देखते रहना है आपको। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी एग्जांपल नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, RL बोलते हैं उसको, और ORS, ठीक है, एग्जांपल हो गया। नॉर्मल सलाइन मतलब NS, रिंगर लैक्टेज मतलब RL, जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, बोतल जो होती है, और ORS, ठीक है, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के अंदर आ जाते हैं। एक्शन रिस्टोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया उसको रिस्टोर करने के लिए। कब, जब हमारे बॉडी के अंदर डायरिया हो जाता है या फिर वॉमिटिंग हो जाती है ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाती है, उस कंडीशन में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दी जाती है।
एक्शन क्या हो गया, रिस्टोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। रूट ओरल और आईवी दोनों टाइप से दिया जा सकता है। आईवी हमारे नॉर्मल सलाइन, और जो रिंगल लैक्टेस आरएल जो बोटल्स होती है ना, उसको हम आईवी के द्वारा दे सकते हैं। ओरल में ओआरएस जो होता है वो उसका घोल बना के पानी के अंदर मिला के दे सकते हैं। इंडिकेशन डिहाइड्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग और जो डायरिया होता है और शॉक, इस कंडीशन में आप दे सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फ्लूइड ओवरडोज, अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड ओवरडोज हो रहा है तो उस पेशेंट को नहीं देना, और हार्ट फेल वाले पेशेंट को नहीं देना जिसका पहले से हार्ट फेल हो चुका है। क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर जो आईवी कोई सा भी इंजेक्ट किया जाता है ना, तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। साइड इफेक्ट्स, एडिमा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, एडिमा हो सकता है। टॉक्सिसिटी, हाइपरनेट्रीमिया और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। नर्सिंग रोल, मॉनिटर इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट जो भी हो रहा है पेशेंट का, लाइक यूरिन इनपुट आउटपुट, स्टूल इनपुट आउटपुट, मॉनिटर करते रहना है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो भी है चेक करते रहना है बॉडी का। और साइन ऑफ ओवरडोज, ओवरडोज का अगर कोई साइन आ रहा है तो वो चेक करते रहना है, तो बंद कर देना है। एंटी वायरल ड्रग कब देते हैं, कौन कौन से ड्रग होते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। लोपेरामाइड हो गया एंटी डायरल में, रिसा का कोट्रिल हो गया, और बिस्मुथ सबसेली साइटेस साइलेट, ये जो 3 ड्रग्स होते हैं वो एंटी डायरल ड्रग्स के अंदर आते हैं। इसका एक्शन रिड्यूस बोवेल मोटिलिटी और सिक्रीशन, ठीक है, रिड्यूस कर देगा एंटी डायरियल। अगर आपको डायरिया है बहुत ज्यादा, ठीक है, लूज मोशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका एक्शन ऐसा होता है, जो हमारी मोटिलिटी होती है, जो दर होती है, लाइक जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, उस मूवमेंट को कम कर देगा, ठीक है, उसकी मोटिलिटी को कम कर देगा। जिससे क्या, जो हमारा बॉडी से मतलब इंटेस्टाइन से जो मूवमेंट हो रहा है, पानी का मात्रा ज्यादा हो रहा है, तो उसको कम करेगा, जिसके कारण क्या हमारी जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगी। डोज एंड रूट, लोपेरामाइड जो होता है 2 mg ओरली, मैक्सिमम 16 mg पर डे दे सकते हैं। इंडिकेशन एक्यूट डायरिया में, और ट्रेवलर्स जो डायरिया हो सकता है उसके अंदर में आप दे सकते हो ये ड्रग। लोपेरामाइड सबसे बेस्ट ड्रग है, आप इसको दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ब्लडी अगर डायरिया है तो उसको नहीं दे सकते। चाइल्ड, 2 साल से छोटे बच्चों को आप नहीं दे सकते लोपेरामाइड, ये जो सारे ड्रग्स है। ब्लडी डायरिया में क्यों नहीं देना है, क्योंकि जो ब्लडी डायरिया होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इसलिए नहीं देना है। साइड इफेक्ट्स, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल रैम्प। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकता है, क्योंकि जो हमारी जीआई की जो मोटिलिटी होती है, जो हमारी जो हमारी बोवेल की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो अगर ज़्यादा ही हाई डोज ले लिया आपने, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, सिर्फ 2-4 बार, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा सब। टॉक्सिसिटी हो सकती है, पैरालाइटिक हाई डोज पैरालिसिस हो सकता है अगर हाई डोज ले लिया आपने डायरिया के। नर्सिंग रोल, मॉनिटर स्टूल फ्रीक्वेंसी और असिस्ट हाइड्रेशन करते रहना है। हिस्टामिन जो होता है H2 ब्लॉकर्स होता है, H2 जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं वो। एग्जाम्पल हो गया रिनिटिडिन, विद्रो इन द सम मार्केट्स, ठीक है, और फेमोटिडिन, ये 2 टाइप से ड्रग आते हैं हिस्टामिन्स के, जो हमारे जीआई के अंदर यूज होता है। एक्शन, ब्लॉक H2 रिसेप्टर, डिक्रीज एसिड सिक्रीशन, ठीक है, क्या कर देता है, H2 रिसेप्टर जो होता है उसको ब्लॉक कर देगा, और एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है उसको डिक्रीज कर देगा। डोसेज एंड रूट, फेमोटिडिन 20 to 40 mg ओरली और आईवी दिया जाता है। इंडिकेशन पेप्टिक अल्सर और जीआरडी जो होता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल गेस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज जो होता है उसके लिए यूज होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए भी यूज होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, तो उस पेशेंट को नहीं देना है आपको हिस्टामिन ड्रग। साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे हेडेक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, जैसे एल्डरली जो पेशेंट है, जैसे ओल्ड एज वाला पेशेंट है, तो उसको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है, ऐसे मतलब डेली लाइफ कंफ्यूजन हो सकता है। और एरिथ्रीमिया हो सकता है अगर आईवी आप ज्यादा दे रहे हो। नर्सिंग रोल के अंदर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एट बेड टाइम, असिस्ट जीआई सिम्टम्स, ठीक है, असिस्ट करते रहना है, जीआई सिम्टम्स कोई हो तो नहीं रहा है उसको, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, हमने अभी 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर हमें 5th यूनिट से चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं 50 यूनिट से आगे का डाल सकूं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।